गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको मैं 11th क्लास अकाउंट्स में जर्नल एंट्री बनाना सिखाऊंगा और जर्नल एंट्री के कुछ एक रूल्स हैं जो आपको सीखने होंगे। उसी के बाद आपको जर्नल एंट्री वो आएगी। इससे पहले जो टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने सारी यूट्यूब पे ऊपर मेरा चैनल है कॉमर्स क्लासेस बाय दीपक सर, तो उसमें मैंने सारी टर्मिनोलॉजी बता दी है। उसी के अंदर आपको सारी टर्मिनोलॉजी को सीखनी है और उसी के बाद वह जर्नल एंट्री बनाना सीखोगे आप। क्योंकि जब तक हमें अकाउंट्स के कुछ एक वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता लगेगा तब तक हम उसको नहीं बता सकते, ना ही जर्नल एंट्री बना सकते। तो सबसे पहले हमारे को अकाउंट्स के टाइप समझ लेते, जो कि मैंने आपको पहले बता दिए थे। अकाउंट्स के 3 टाइप्स होते हैं और उसी के अंदर वह रूल बनाए गए। दोबारा से देख लेते हैं अपने। सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। इसे बोला जाता है व्यक्तिगत खाते। पर्सनल अकाउंट के अंदर देखना बच्चों कौन कौन से अकाउंट आते हैं यहाँ पर। पर्सनल अकाउंट में जैसे कोई राम, कोई श्याम, या कोई कंपनी नेम, या कोई फर्म, या कोई बैंक, ये सब किस में आते हैं? हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। फिर सेकंड आता है इसके अंदर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जिसे बोलते हैं वास्तविक या वस्तुगत खाते, जिसके अंदर नाम से पता लग रहा है, जैसे कोई मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, ये सब किसमें आते हैं? रियल अकाउंट में आते हैं। तीसरा आता है इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट। तीसरा आता है यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जिसमें नाममात्र के खाते या अवास्तविक खाते जो एक्सपेंसेस और लॉसेस से बिलोंग करे, जितने भी खर्चे या हानियां हैं उससे बिलोंग करता है, या इनकम या प्रॉफिट से बिलोंग करता है। ऐसा अकाउंट कौन सा होता है? हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो कुछ एक इसके अंदर अपने पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान होनी चाहिए, कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा रियल है। इन तीनों के अकाउंट के बारे में हमारे को पहले पता होना चाहिए। उसी के बाद हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ तक का नोट कर ले पहले। अब तीनों अकाउंट के रूल देखिए। रूल क्या क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल बोलते हैं जर्नल एंट्री का, देखिए गोल्डन रूल में पर्सनल अकाउंट का क्या रूल बनता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि रिसीव करने वाला यानी कि पाने वाले को तो डेबिट करो और गिवर यानी कि देने वाले को क्रेडिट करो। ये रूल है गोल्डन रूल। इसी रूल पे जर्नल एंट्री टिकी हुई है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। देखो जो इसके अंदर रूल बना, देखो गोज आउट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, भी जो चीज़ आ रही है, क्या चीज़ आ रही है उसे डेबिट करेंगे और क्या चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट करेंगे। ये डेबिट क्रेडिट के रूल बना रहे हैं यहाँ पर। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या बना? डेबिट और
एंड गेन यानी कि प्रॉफिट। तो अपने को ध्यान रखना है जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेज है उसे डेबिट करो, जितने भी इनकम या गेन या प्रॉफिट है उसे क्रेडिट करो। तो ये गोल्डन रूल है, इसी गोल्डन रूल पर सारी जनरल एंट्री बनेगी। यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें करना सीखना होगा। बच्चों पहले यहाँ तक का नोट कर लेना। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दिया है, तो कैसे बना वो चीज़ को ध्यान रखना। जर्नल एंट्रीज ऑफ मिस्टर या मैसर्स, जो भी फर्म का नाम दे रखा होगा वो इसमें हम लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो कॉलम बनता है, छोटा सा कॉलम बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। जनरल एंट्रीज के अंदर टोटल देखना, काउंट कर लो कितने कॉलम बने हुए हैं। 5 कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 4 और 5 कॉलम बनते हैं जनरल एंट्रीज के अंदर। और सबसे पहला जो छोटा कॉलम बनाना है जिसमें लिखनी है डेट, भाई कौन सी तारीख के अंदर कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ। ट्रांजेक्शन्स का मतलब हिंदी में लेन देन होता है, किससे कितना पैसा लिया, कितना माल बेचा, कितना खरीदा, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें इस डेट वाइज हम रिकॉर्ड करेंगे। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, आगे पीछे रिकॉर्ड नहीं करना। जो डेट पहले आएगी पहले ट्रांजेक्शन्स लिखना होगा, उसके बाद जो डेट आएगी अगली डेट उसी डेट का ट्रांजेक्शन्स लिखना है। यानी कि एक ही फॉर्मेट के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी जनरल एंट्रीज हमें बना करके इस जनरल एंट्रीज में लिखनी होगी। डेट का ये होता है पर्टिकुलर का कॉलम, PARTICULAR। पर्टिकुलर का मतलब होता है ट्रांजेक्शन्स। इस कॉलम में ट्रांजेक्शन्स लिखी जाएंगी, इस कॉलम में डेट लिखी जाएगी, इस कॉलम में ट्रांजेक्शन्स लिखी जाएंगी। ये होता है LF का कॉलम। LF का मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूँ, लेजर फोलियो, LEDZERFOLIO, फोलियो, लेज़र फोलियो। लेज़र फोलियो का मीनिंग होता है पेज नंबर। क्योंकि जनरल एंट्री के बाद हमें लेज़र बनाना सीखना होगा, तो इस जनरल एंट्री के बाद हम लेज़र बनाएंगे, तो इसलिए इसके ऊपर लेज़र का पेज नंबर डालना होगा। कौन से नंबर पेज पर कौन सा लेज़र बना हुआ है, तो वो पेज नंबर हमें यहाँ डालना होगा। तो इसका कोई भी यहाँ पर अपने देख लेंगे, जहाँ यूज़ होगा तो वहाँ यूज़ करेंगे हम। फिर कॉलम होता है अमाउंट का। यहाँ पर वैल्यू का कॉलम बनता है, 2 वैल्यू लिखी जाती हैं। एक तो डेबिट यानी कि शॉर्ट फॉर्म में से क्या लिखा जाता है, DR, और एक शॉर्ट फॉर्म में से क्रेडिट, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है CR। तो 2 वैल्यू इसमें लिखी जाएंगी, दोनों वैल्यू सेम आएगी। डेबिट और क्रेडिट में एवरी ट्रांजेक्शन्स जो वैल्यू होती हैं डेबिट और क्रेडिट की दोनों सेम होनी चाहिए। अगर वह सेम नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती ज़रूर की है। तो इसलिए डेबिट और क्रेडिट का हमें ध्यान रखना होगा। तो वो चीज़ का ध्यान रखें। 5 कॉलम हमने बना दिए हैं। पहला कॉलम डेट का, जिसमें डेट लिखी जाएंगी। पर्टिकुलर के कॉलम में ट्रांजेक्शन्स लिखे जाएंगे। LF के कॉलम में लेज़र फोलियो होगा, और अमाउंट के कॉलम में डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट लिखी जाएंगी। तो बच्चों ध्यान रखें इस चीज़ का, पूरे फॉर्मेट का। इसके बाद मैं जनरल एंट्रीज कुछ एक ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप इसमें डालना सीखेंगे। एक चीज़ इसमें नोट और करना, इसमें एंट्री किस तरीके से लिखी जाती है। मैं एक एंट्री वैसे लिख रहा हूँ, देखो डेट कैसे लिखोगे, 2020 चल रहा है तो 2020 मान लेते हैं। यहाँ पर 1 अप्रैल लिखा हुआ है, तो अपने 1 अप्रैल 2020 ऐसे लिखना जाएगा। एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री बनाना मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं इसके अंदर बताता हूँ फॉर्मेट में कैसे फिल किया जाएगा। एंट्री कैश, अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो ये ट्रांजेक्शन्स बनती है जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करते समय कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तब ये एंट्री बनती है। कैश की अमाउंट कैश में, कैपिटल की अमाउंट क्रेडिट है क्रेडिट में। एक चीज़ नोटिस करना, कैश का C बड़ा, अकाउंट का A बड़ा और डेबिट का D बड़ा जरूर होगा।
इनमें कुछ एक स्पेस होगा, डेबिट इस कॉर्नर पे लिखना है। जो 2 है इसमें टी बड़ा है और ओ छोटा है, तो ये कुछ एक स्पेस देकर के लिखा गया है, तो आपने भी स्पेस देकर के लिखना है। और 2 कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से एंट्री बनाई जाती है। इसके नीचे लिखी जाती है ब्रैकेट में नरेशन, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो, फिर इसके नीचे अंडरलाइन लगाया जाता है। इसे क्या बोला जाता है? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो ब्रैकेट में लिखा है इसको बोला जाता है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है ब्यौरा, यानी कि इस एंट्री का ब्यौरा, बीच में इस एंट्री को क्यों किया गया, किस लिए किया गया, इसके बारे में एक डिटेल लिखी जाती है इसके अंदर नरेशन में। तो नरेशन का ध्यान रहेगा। भी एंट्री ऐसे बनानी है और कैसे बनानी है, किस तरीके से की जाएगी, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। पहले मैं इस फॉर्मेट के बारे में पूरा बता रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसके नीचे देखो अंडरलाइन लगाइए, तो आपने भी अंडरलाइन लगानी जरूरी है। अंडरलाइन का मतलब होता है ये ट्रांजेक्शन पूरा हो चुका है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जो अंडरलाइन है वो सिर्फ पर्टिकुलर के कॉलम में रहेगा, ना तो डेट में जाएगा, ना डेबिट क्रेडिट में, ना एलएफ में। वो सिर्फ पर्टिकुलर के कॉलम तक ही अपने को अंडरलाइन करना है। भी ये ट्रांजेक्शन पूरा हो चुका है, अब आप नेक्स्ट एंट्री कर सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है। पहले यहाँ तक का नोट कर लें और अच्छे से समझ लें इसको। जो नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा से देखते रहे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके बच्चों, यहाँ तक का देखें पहले। देखो बच्चों, सामने एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अच्छे से उसको समझना है और नोट कर लो अपने फेयर नोटबुक पे, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अपने पास, फिर भी नोटबुक पे लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और किस तरीके से किया गया है। तो देखिए, इसको मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर उतार दिया है। 1 अप्रैल 2020 को लिखा है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने 1 लाख रुपये लगा करके व्यापार प्रारंभ किया। मैं हिंदी साथ साथ में बोल रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो हिंदी नोट कर लें। राम ने 1 लाख रुपये लगा करके व्यापार प्रारंभ किया। 5 अप्रैल को कहता है परचेज मशीनरी 10,000, भाई 10,000 की एक मशीनरी खरीदी। फिर कहता है 10 अप्रैल सेल ओल्ड टाइपराइटर, पुराना टाइपराइटर बेच दिया 5,000 में। 15 अप्रैल गुड्स सोल्ड फॉर कैश 15,000। भाई हमने क्या करा इसके अंदर, यहाँ पर 2019 कर लेना, ठीक है। 15 अप्रैल गुड्स सोल्ड फॉर कैश, भाई हमने नगद माल बेचा 15,000 रुपये का। फिर कहता है 20 अप्रैल को सोल्ड परचेज गुड्स फॉर कैश, भाई कैश में हमने क्या करा, गुड्स खरीदा 12,000 रुपये का। 25 अप्रैल वेजिस पेड की 1,000 रुपये की। और 30 अप्रैल को कहता है हमने कमीशन रिसीव किया 2,000 रुपये का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको 7 ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं। सातों को ध्यान से समझना है, किस प्रकार से आपको करना है, जर्नल एंट्री कैसे बनानी है। जर्नल एंट्री से पहले सबसे पहले हमें किस चीज़ की पहचान होनी चाहिए, इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। पहला स्टेप तो यही रहेगा, हमें तीनों अकाउंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इन सातों ट्रांजेक्शन्स के अंदर सबसे पहले हमें ये बताना है कौन से ट्रांजेक्शन्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट लगे हुए हैं, याद रखना। और दूसरी बात, फिर नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेबिट क्रेडिट का रूल लगाएंगे, कौन सी एंट्री डेबिट होगी और कौन सी एंट्री क्रेडिट होगी। लास्ट एग्जांपल में मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, कोई भी ट्रांजेक्शन्स आप बिजनेस यानी कि कोई भी अगर व्यापार या कोई बाज़ार में भी जाते हो लेन देन के लिए, तो हमें
2 ट्रांजेक्शन ज़रूर करने होते हैं। अगर हम शूज़ भी खरीद के लेकर के आते हैं तो शूज़ खरीदेंगे, बदले में पैसा देंगे, तो इसका मतलब एवरी ट्रांजेक्शंस हैव बीन ए बोथ साइड, वन इज डेबिट साइड एंड वन इज ए क्रेडिट साइड। तो अपने को वो चीज़ का ध्यान रखना है किस तरीके से दोनों साइडों को यूज़ करना है। यहाँ तक का क्वेश्चन नोट करें पहले अच्छे तरीके से, फिर आगे समझाते हैं आपको। एक एक ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं अपने। फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 2019 को मैंने कर दिया था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। एक एक एंट्री को अच्छे से समझेंगे फिर अपने आगे बढ़ेंगे। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फिर राम ने 1 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। देखो ये राम का बिजनेस है, ये किसका बिजनेस है? राम का, क्योंकि राम पैसे लगा रहा है। तो इसमें राम कौन हुआ? ये राम का बिजनेस है, तो राम इसमें कौन हुआ? ओनर हुआ। इस बिजनेस का कौन है? मालिक है। इस बिजनेस का स्वामी है, ओनर हुआ। और ओनर या इसे हम कह सकते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब भी क्या होता है? स्वामी ही होता है। ओनर का मतलब मालिक, प्रोपराइटर का मतलब स्वामी। जो बिजनेस के अंदर पैसे लगा रहा है, राम बिजनेस के अंदर पैसे लगा रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? राम को ओनर बोला जाएगा। और ये बिजनेस किसका है? राम का है। और कितने रुपए लगाए उसने? 1 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट करा। इसमें बच्चों ध्यान रखना, जो बिजनेस है और ये बिजनेसमैन है, इसे क्या बोलते हैं? अपने बिजनेसमैन। राम कौन है? बिजनेसमैन है। और राम का क्या है? ये बिजनेस है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग माने जाते हैं बिजनेस के अंदर। अगर बिजनेसमैन मर जाता है तो बिजनेस बंद हो जाता है। तो इसका मतलब दोनों क्या है? अलग अलग इसके अंदर एक साथ भी जुड़े हुए हैं और अलग अलग भी हैं। लेकिन बिजनेसमैन को अलग मानता है। राम 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? राम को बदले में रिटर्न में क्या चाहिए? अपना पैसा वापस चाहिए और विद प्रॉफिट वापस चाहिए। इसलिए राम बिजनेस के अंदर पैसे लगा रहा है। तो इसलिए राम के अंदर स्टार्टिंग टाइम पर जो भी पैसा लगाया जाएगा, इस 1 लाख रुपए को क्या लिखा जाता है? एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग बिजनेस जो भी पैसा राम लगाएगा उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल बोला जाएगा। हिंदी में इसे कहते हैं पूंजी। क्लियर है बात यहाँ तक? तो राम इसके अंदर कौन है? एक राम का बिजनेस है। और जो भी जर्नल एंट्री करनी है हमने इस बिजनेस के अंदर करनी है। इस बिजनेस के अंदर जर्नल एंट्री करेंगे, ना कि राम के अंदर कोई जर्नल एंट्री करेंगे। सारी एंट्री बिजनेस के नाम से करेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना। बिजनेस में कैश आया और साथ में दूसरा ट्रांजेक्शन कौन है? राम की कैपिटल। हम कैपिटल भी लिख सकते हैं और इसके अंदर अपोस्ट्रोफी एस लगा के राम भी लिख सकते हैं, यानी कि राम की पूंजी, राम की कैपिटल। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखें, जो एक तो 2 चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं भी। हमें मैंने पहला स्टेप बताया था भी पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो वो चीज़ों को अपने को सीखना पड़ेगा, कौन सा पर्सनल है और कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है। तो 2 चीज़ें हमारे सामने निकल करके सामने आई, एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। कैश किस में आता है? रियल अकाउंट के अंदर आता है, जो मैंने एग्जांपल में लिखा था। जो कैपिटल है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। मैंने बताया था जहाँ नाम पर्सनल, नाम व्यक्ति का नाम दे रखा हो तो वह किसके अंदर आता है? अपना पर्सनल में आता है। जैसे राम दे रखा है, राम की कैपिटल, तो कैपिटल किसके अंदर आती है? पर्सनल अकाउंट में आती है, व्यक्तिगत खाते के अंदर आती है।
तो वो चीज़ अपने को ध्यान रखना है। पहला स्टेप अपने को अच्छे से सीखना जरूरी है, कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है और कौन सा इसके अंदर नॉमिनल है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। विराम ने कैश लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया। एक तो कैश इफेक्ट हो रहा है, कैश का मतलब होता है रियल अकाउंट, और राम पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने क्या कहा, एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग बिजनेस दिन, इसे क्या कहा जाएगा, कैपिटल कहा जाएगा। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, राम की कैपिटल, तो इसका मतलब कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो सबसे पहला स्टेप हमें यही रहेगा, सभी एंट्री के अंदर हमें सबसे पहले क्या क्या निकालने होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ओके बच्चों, यहाँ तक आप सीखे पहले, बाकी एंट्री के आप ट्राई करके देखें। थैंक यू बच्चों। बाकी अगर जो एंट्री रह गई है वो कल कराया जाएगा आपको। थैंक यू। यहाँ तक का नोट करें आप पहले।